गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन में। तो आज 8 जून 2020 है। दैनिक जागरण का कंप्लीट न्यूज एनालिसिस करेंगे 8 जून 2020 के न्यूज का। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपके लिए पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन का जवाब हमें कमेंट सेक्शन में आप दे दो, और इसका जो लास्ट में इस क्वेश्चन के बारे में हम डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। ये क्वेश्चन पूछने का मेरा मकसद ये है कि काफ़ी डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, काफ़ी लोगों को इस पर कन्फ्यूजन है। तो लास्ट में मैं आपका कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा, लेकिन अभी इसका आंसर वीडियो को पॉज करके पहले आप कमेंट सेक्शन में हमें दे दो। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 जो 5 जून को आयोजित हुई, उसकी थीम क्या थी? तो ए है टाइम फॉर नेचर, यानी प्रकृति के लिए समय। बी है बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन को हराना। सी है बीट द एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन को हराना। या डी सेलिब्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता उत्सव। देखो, फर्स्ट पेज पे आज हमारे पास कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, बस इस न्यूज़ को एक बार आप देख सकते हो, राइट। इसलिए इसको देख सकते हो कि अभी जिस तरह से आपको पता है कि लद्दाख में जो हो रहा है उसको लेकर के चीन की सेना और भारत की सेना के बीच में आपस में बातचीत हो रही है। लेकिन बातचीत होने के बाद नॉर्मली क्या होता है कि ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी होता है, यानी दोनों देश की सेना जिस पॉइंट पे सहमति बनती है उसको लेकर के एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी होता है। अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ, इसका मतलब है कि दोनों ही सेनाओं के बीच में अभी सहमति नहीं बन पाई। और इस तरह के कंडीशन में कई दौर की वार्ता होती है, कई दौर की बातचीत होती है, और बातचीत के बाद जो है सहमति बनती है। तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार इसको आप पढ़ सकते हो। देखो, आज का न्यूज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है कि आज आपको जो है पॉलिटी का लक्ष्मीकांत की जो बुक है उसके काफ़ी इंस्टीट्यूशन के बारे में पता चलेगा। न्यूज़ के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन के बारे में, और ख़ास करके इकोनॉमिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो ये जो न्यूज़ है यहाँ है कि सीबीआई बिना एफआईआर वाली प्रारंभिक जाँच बंद करे, सीआईसी। तो देखो, सबसे पहले तो इसको न्यूज़ को समझ लो कि न्यूज़ क्या है। सीआईसी ने सीबीआई को आदेशित किया है कि 2014 से 18 के बीच में जो भी बिना एफआईआर वाली जांच चल रहा था, जो आप उसको परस्यू कर रहे थे, जो सीबीआई आप चला रहे थे 2014 से 18 के बीच में बिना एफआईआर वाली जांच, उसको आप बंद कीजिए। तो यहाँ पे दो संस्था काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सीबीआई, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, सीबीआई इंपॉर्टेंट है। सीआईसी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी में सीबीआई और सीआईसी को लेकर के। तो आज हम सीआईसी के बारे में डिस्कस करेंगे, सीबीआई के बारे में हमने कई बार डिस्कस किया। देखो, सीआईसी मतलब केंद्रीय सूचना आयोग, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। इसकी स्थापना कब हुआ था? आपको एक एक्ट याद होना चाहिए, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, आरटीआई एक्ट 2005। इसके तहत केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। उसके बाद केंद्रीय सूचना आयोग में एक सूचना आयुक्त और अधिकतम 10 केंद्रीय सूचना आयुक्त होते हैं। मतलब एक जो होगा मुख्य सूचना आयुक्त होगा, और मैक्सिमम 10 जो होगा सूचना आयुक्त होगा। इसका कॉन्फ़िगरेशन याद रखना, इसका स्ट्रक्चर याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछता है नॉर्मली। स्ट्रक्चर में क्या है कि इसके एक जो होंगे मुख्य सूचना आयुक्त होंगे, और मैक्सिमम 10 जो होगा सूचना आयुक्त होगा। मैक्सिमम 10 होगा, यानी ये 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, लेकिन 10 से अधिक नहीं हो सकता। तो इसकी एक कमिटी सिफारिश करती है, उस सिफारिश के आधार पर इसकी नियुक्ति होती है। उस कमेटी को लीड करते हैं प्राइम मिनिस्टर। उस कमेटी में प्राइम मिनिस्टर के अतिरिक्त रहते हैं लोकसभा में विपक्ष के नेता, ठीक है, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा, और एक कैबिनेट मंत्री जिसको प्राइम मिनिस्टर मनोनीत करता है, वो होते हैं। तो 3 सदस्य की समिति होती है, और ये 3 सदस्य डिसाइड करते हैं नाम पे कि किस व्यक्ति को मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त बनाया जाए, और इनकी रिकमेंडेशन के आधार पे राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। उम्मीद है कि ये आपको क्लियर हो गया होगा।
अगर आपको कहीं थोड़ी सी कन्फ्यूजन है तो आप क्वेश्चन मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और साथ ही साथ कोशिश करना आज CIC के बारे में जाकर के जो अपना बुक है आपका लक्ष्मीकांत, उसमें जाकर के देख लेना। देखो ये जो क्वेश्चन है, ये जो सेकेंड जो न्यूज़ है जिस पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि पर्यटन उद्योग अनलॉक पर लोगों में अभी कायम है डर। तो ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने क्या किया है कि देश का जितना 820 स्थल है उसको खोलने का इजाज़त दिया। देश के 820 स्थल, जैसे ताजमहल हो गया, जैसे आपको लाल किला हो गया, तो इस तरह से देश के 820 स्थल को खोलने का इजाज़त दिया पर्यटन ASI ने। और ये जितना भी पुरातत्व विभाग है या पुरातत्व जो इंस्टीट्यूशन है, कह सकते हो पुरातत्व जो भी जगह है, जैसे मान लो ताजमहल हो गया, जैसे लाल किला हो गया, ये सारी की सारी निगरानी जो करता है वो करता है ASI। तो इसलिए ASI लगातार चर्चा में था। और इससे पहले हमने देखा कि ASI ने खुदाई किया, और खुदाई कहाँ किया था? तो खुदाई किया था आपको अयोध्या में, और वहाँ पे खुदाई के बाद उसे मूर्ति जैसी संरचना कुछ मिली है, मंदिर जैसी कुछ संरचना मिली है। तो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए ASI के बारे में जानना, कई बार क्वेश्चन पूछा है और पूछ सकता है UPSC आपसे। देखो ASI के बारे में ये जानो कि इसे कहा जाता है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ASI मतलब आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है वो इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, संस्कृति मंत्रालय के अधीन का आता है। इसका काम क्या है कि देश का जितना भी प्रमुख राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारक हैं या पुरातत्व स्थल हैं या अवशेष हैं उसका देखभाल करना इसका काम है। जैसे राष्ट्रीय महत्व का क्या हो गया? लाल किला हो गया। राष्ट्रीय महत्व का क्या हो गया? हम्पी हो गया। राष्ट्रीय महत्व का ताजमहल हो गया। तो इनकी देखभाल और निगरानी करना ये काम है ASI का, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर यानी संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त प्राचीन स्मारक तथा बहुतत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के तहत इसको शक्ति मिला हुआ है। इसको उसके तहत जो पावर मिला हुआ, इस पावर के तहत ये विनियमित करता है, रेगुलेट करता है, नियम बना सकता है उस जगह के लिए। क्लियर है? इसका फाउंडर कौन है ये याद रखना। इसका फाउंडर है अलेक्जेंडर कनिंघम। मुझे उम्मीद है कि आपने नाम जरूर सुना होगा कनिंघम का। अलेक्जेंडर कनिंघम इसके फाउंडर थे 1868 में, अंग्रेज के ज़माने में। और अगर आप हो सके, देखो सेशन थोड़ा इंटरेक्टिव बनाना चाहिए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये लिखो, ये बताओ कि 1861 में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? राइट, 1861 में भारत के गवर्नर जनरल या वायसराय कौन थे वो मुझे लिखो, कोशिश करो आप। तो 1861 में इसकी स्थापना हुई थी। राइट, और अभी जो है हाल फिलहाल में इसके जो डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर चेंज हुए हैं। तो वन डे एग्जाम में डायरेक्टर के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखना वी विद्यापति इसके नए डायरेक्टर हैं। मई में ही ये डायरेक्टर नई डायरेक्टर बनी है, इसका नाम है वी विद्यापति। मई 2020 में नई डायरेक्टर आई हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। देखो ये जो है, पहले तो ये न्यूज़ देख लो आप, ये एक बार आप पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट हमारे लिए। लेकिन उससे भी अधिक इम्पॉर्टेंट है कि सड़क के आसपास जो सीमा के आसपास जो सड़क बनता है, जो हमारा चीन का बॉर्डर है या पाकिस्तान का बॉर्डर है, तो इसके आसपास जो सड़क बनाती है वो सड़क एक संस्था बनाती है। उस संस्था के बारे में जानना इम्पॉर्टेंट है, और उस संस्था को कहा जाता है BRI, बॉर्डर रोड इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो BRI जो है सीमा के आसपास जो सड़क है वो बनाती है। और BRI सड़क मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। यानी इंडियन आर्मी का एक विंग है BRI, जो रोड बनाती है सीमा के आसपास के क्षेत्रों में। यानी हमारी जो लद्दाख में सड़क बन रहा है, या हमारा जो सिक्किम के आसपास सड़क बन रहा है, या हमारा जो सड़क बन रहा है आपको अरुणाचल प्रदेश में, वो BRI बना रहा है। क्लियर है? अब देखो ये न्यूज़ पे
मानेसर जमीन घोटाले में प्रवर्तन निर्देशालय ने दाखिल किया पूरक आरोप पत्र। तो यहाँ पे बिल्कुल ये न्यूज़ हमारे लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, राइट। लेकिन ये जो संस्था है प्रवर्तन निर्देशालय, इसे अंग्रेजी में ईडी कहा जाता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो ईडी मतलब क्या होता है, प्रवर्तन निर्देशालय इसे कहा जाता है, ठीक है। वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन एक वित्तीय एजेंसी है। तो याद रखना ये जो है ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के तहत आता है ईडी, राइट। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके 5 क्षेत्रीय क्वार्टर हैं। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालय यानी क्वार्टर हैं। तो पहला कहाँ है, मुंबई में, सेकंड चेन्नई में, थर्ड कोलकाता, फोर्थ चंडीगढ़ और 5वां दिल्ली। तो हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, उसके बाद 5 क्षेत्रीय कार्यालय या क्वार्टर मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, चंडीगढ़ और दिल्ली, राइट। ये अधिक इंपॉर्टेंट है कि इसको किस एक्ट के तहत शक्ति प्राप्त, यानी इसको किस अधिनियम के तहत शक्ति प्राप्त है, किस एक्ट के तहत उल्लंघन में ये काम कर सकती है, वो जानना इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना फेमा एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट और पीएमएलए एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, फेमा एक्ट 1999 और पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 का अगर उल्लंघन करता है कोई व्यक्ति, कोई संस्था, तो उसके बाद ईडी काम करती है। ईडी उसके खिलाफ एक्शन ले सकती है, जांच कर सकती है, हर एक काम कर सकती है। यानी बेसिकली ये 2 एक्ट के तहत उसको शक्ति प्राप्त है और यही यूपीएससी आपको फंसा सकता है, राइट। तो याद रखना पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के तहत इसे शक्ति प्राप्त। यानी जो अगर अब ये न्यूज़ पे लौटो, अगर ये जो न्यूज़ है कि मानेसर जमीन घोटाला, इस न्यूज़ के पीछे कहीं ना कहीं जो है इसी 2 एक्ट कहीं ना कहीं 2 एक्ट के तहत आता होगा, राइट। या तो मनी लॉन्ड्रिंग का वो उल्लंघन करता होगा या फॉरेन एक्सचेंज को लेकर के उल्लंघन करता होगा और इसलिए ईडी ने यहाँ पे एक्शन लिया। देखो सचिव के खिलाफ महिला आयोग पहुंचे सोनाली फोगट। तो राष्ट्रीय महिला आयोग का आज 2-3 बार जिक्र है, समझे। इसके अलावा भी कुछ अन्य जगह जो न्यूज़ है वहाँ पे भी जिक्र है राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में। तो राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी रिलेवेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन जो है, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन एक एक्ट आया था 1990 में, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990। तो इसी एक्ट के माध्यम से गठन किया गया है राष्ट्रीय महिला आयोग का जनवरी 1992 में, 1992 में। तो चूंकि संसद के किसी एक्ट के माध्यम से इसका गठन किया गया, इसलिए यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी सांविधिक संस्था है। हमने डिस्कस किया है कि कोई संस्था सांविधिक कब होती है, जब संसद के किसी एक्ट के माध्यम से किसी संस्था का गठन किया जाए तो उसे सांविधिक संस्था कहा जाता है, राइट। इसका उद्देश्य क्या है, तो निश्चित तौर पे इसका जो उद्देश्य है महिलाओं की संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा को सुनिश्चित करना, विधायी सुझाव को सिफारिश करना, ठीक है, उसकी शिकायतों का निवारण करना। तो महिला से लेकर के जो भी एक्शन होगा वहाँ पे सक्षम है राष्ट्रीय महिला आयोग उसके खिलाफ जो है अपील दायर करने के लिए या उसके लिए जो है निर्णय लेने के लिए महिला आयोग जो है स्वतंत्र है। देखो राष्ट्रीय महिला आयोग, याद रखना राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष जो है मानवाधिकार आयोग है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष होती है, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष जो होती है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो है सदस्य होता है। ये बात याद रखना, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य होता है। देखो इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है आज हमारे पास एडिटोरियल में, लेकिन इसको एक बार पढ़ सकते हो। सोनिया गांधी जी का एक एडिटोरियल है और लगभग हर एक न्यूज़ में, द हिंदू से लेकर के जितने भी न्यूज़ हैं, पायनियर में, ट्रिब्यून में, हर जगह लगभग ये न्यूज़ दिया हुआ। और इन्होंने मनरेगा के बारे में लिखा, चूँकि यूपीए 1 के समय में ही मनरेगा आया था, 2006 में आया, 2 फरवरी 2006 को मनरेगा आया था यूपीए 1 के समय में ही, ठीक है।
तो मनरेगा का वर्तमान में क्या महत्व है, किस तरह से जो है मनरेगा जो है जितने भी मजदूर लौट रहे हैं घर पे, प्रवासी मजदूर, प्रवासी श्रमिक जो बिहार लौट रहे हैं, जो यूपी लौट रहे हैं, जो एमपी लौट रहे हैं, जो राजस्थान लौट रहे हैं, तो उनको किस तरह से रोजगार प्रोवाइड कर रहा है, सरकार प्रोवाइड कर रही है, तो उसमें मनरेगा की जो क्या महत्ता है उसके बारे में थोड़ा सा बताया है। लेकिन पॉलिटिकल एंगल काफ़ी ज़्यादा है इसमें, राइट। तो हमें पॉलिटिकल एंगल से नहीं पढ़ना चाहिए, थोड़ा सा पढ़ सकते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, देखो ये भी जो है उत्तर प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष हैं और पॉलिटिकल लिखा हुआ है, बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ये न्यूज़ जो है थोड़ा सा इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो 1875 में सबसे पहले एक समिति बनी थी। 1875 में सबसे पहले एक समिति बनी थी कारखाना को लेकर के, कि कारखाना में किस तरह से विनियमित किया जाए, कारखाना को किस तरह से रेगुलेट किया जाए श्रमिक के हित को ध्यान में रखते हुए। और उसी के बाद जो है प्रथम फैक्ट्री एक्ट आया था 1881 में। 1881 ईस्वी में जो है प्रथम औद्योगिक एक्ट आया था, फैक्ट्री एक्ट आया था, और इसको लेकर के यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। और उस समय में भारत के वायसराय कौन थे, तो उस समय में जो है वायसराय भारत के थे लॉर्ड रिपन, याद रखना लॉर्ड रिपन। इसे स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है, और यही उस समय में वायसराय थे, और इन्हीं के शासन के समय में भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट आया था, राइट। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में कुछ दिया नहीं है, लेकिन एक बेसिक जो पॉइंट है मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। देखो देश भर में जो है 44 से अधिक कानून हैं, राइट। देश भर में श्रमिकों को लेकर के 44 कानून हैं, और सरकार ने डिसाइड किया था काफ़ी पहले, आज से 2-3 वर्ष पहले सरकार ने डिसाइड किया था कि हम कानून को धीरे धीरे समाप्त करेंगे। और सरकार क्या कर रही है अभी कि ये 44 कानून को मर्ज करके महज 4 कानून का रूप दिया जा रहा। यानी ये 44 जो कानून था, इसमें जो क्वालिटी थी, इसमें जो गुण था, इसमें जो पॉइंट थे, उसको महज अब 4 कानून में ही समेटा जा रहा है। यानी अब 44 कानून की जगह सिर्फ 4 कानून होंगे मजदूरों को लेकर के। तो पहला जो कानून होगा वो मजदूरी को लेकर के होगा, दूसरा जो होगा वो सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा को लेकर के होगा, तीसरा जो कानून होगा वो औद्योगिक संबंध को लेकर के होगा, और चौथा जो कानून होगा वो व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के होगा। ये कानून ऑलरेडी संसद के पटल पे पड़ा हुआ है, कुछ पास हो चुका है और कुछ अभी तक अटका हुआ है, राइट। बाकी इसमें कोई खास इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं है। ओके, एग्रीकल्चर पेज पे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, हम डिस्कस करेंगे, डिटेल से डिस्कस करेंगे। इस न्यूज़ को भी एक बार आप पढ़ सकते हो। तैरते सोलर पैनल से मिलेगी ऊर्जा, उधमपुर में ये इस तरह का प्लांट लगाने की चर्चा है। लेकिन ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है अधिक, और इस पर हम एडिटोरियल में भी डिस्कस किए थे कि सरकार एक नीति लेकर आ रही है, और सरकार जो है किसानों के लिए जो एक अध्यादेश लाया, और उस अध्यादेश में बेसिकली सरकार ने 3 काम किया। देखो पहले अध्यादेश का नाम याद रखना, कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार संवर्धन एवं सुविधा अध्यादेश 2020। ये अध्यादेश है कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार संवर्धन एवं सुविधा अध्यादेश 2020। केंद्र सरकार अध्यादेश जारी करती है, राष्ट्रपति जारी करते हैं। इनफैक्ट राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करते हैं वो भारत के संविधान के आर्टिकल 123, आर्टिकल 123, याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा है स्टेट पीसीएस में। भारत के संविधान के आर्टिकल 123 में के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, और भारत के संविधान के आर्टिकल 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। यानी राज्य सरकार को जब अध्यादेश जारी करना होता है तो वो राज्यपाल के माध्यम से आर्टिकल 213 का यूज करके अध्यादेश जारी करते हैं, और केंद्र सरकार को जब कोई अध्यादेश जारी करना होता है तो आर्टिकल 123 का प्रयोग करके राष्ट्रपति के माध्यम से अध्यादेश जारी किया जाता है। तो ये जो अध्यादेश है, इस अध्यादेश में सरकार ने 3 संशोधन किया है, याद रखना। पहला संशोधन है एपीएमसी एक्ट में संशोधन, एपीएमसी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी,
यानी एक तरह से मंडी एक्ट में संशोधन, यानी सरकार जो किसान था पहले, जो इसका एक मंडी में ही सामान जाके बेचता था, मंडी में ही अपने उत्पाद जाके बेचते थे, मंडी में ही अपने चावल गेहूं आटा जो भी बेचना होता तो बेचते थे। अब इसको राहत दिया गया है कि मंडी से बाहर भी अपने सामान बेच पाएंगे, तो इसलिए सरकार ने एपीएमसी एक्ट में सुधार किया। दूसरा कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955, ये काफ़ी चर्चा में रहा। क्यों चर्चा में रहा कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत जो मास्क था, जो बहुत सारे दवाई थे, उस दवाई को डाल दिया गया है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में, और उसके बाद उसके निर्यात पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। उसका अधिक स्टॉक आप नहीं कर सकते हैं, बहुत सारा प्रतिबंध लग जाता है। तो जो एग्रीकल्चर उत्पाद था, जो गेहूं था, जो चावल था, ये भी एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में शामिल था। यानी किसान जो व्यक्ति थे, जो व्यापारी है, वो इसका बहुत ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते थे। जिस तरह से आपने सुना होगा कि बहुत ज़्यादा आप स्टोर नहीं कर सकते हैं किसका, प्याज वगैरह का, बहुत ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते हैं आलू का। तो ये इसलिए नहीं कर सकते थे कि इसको डाला गया था एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 में। और नीति आयोग ने 2017 में सरकार को कहा था कि आप इमीडिएटली इससे बाहर कीजिए, एग्रीकल्चर उत्पाद जो है उसको बाहर कीजिए एसेंशियल कमोडिटी एक्ट से। और फाइनली सरकार ने इस अध्यादेश के माध्यम से जो एग्रीकल्चर उत्पाद हैं, जो चावल है, गेहूं है, दाल है या अन्य जो भी उत्पाद है, उसको बाहर कर दिया है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 से। तो ये दो बात हमने बता दी, एपीएमसी और सेकंड क्या है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। तीसरा जो क्या है, सरकार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए पॉलिसी लेकर आ रही है, राइट। तो इसी अध्यादेश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए उसकी चर्चा की गई है, उसकी बात की गई है। सरकार ने 3 रिफॉर्म किया, केंद्र सरकार ने। लेकिन सवाल ये होता है कि जो कृषि होता है वो एग्रीकल्चर लिस्ट का सब्जेक्ट है, स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट। तो ऐसे कंडीशन में इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, इसको लागू कौन करेगा, इसको क्रियान्वित कौन करेगा, वो राज्य करेंगे, राइट। तो अब हमें देखना है कि राज्य किस तरह से इसे लागू करते हैं, उसी को लेकर के ये न्यूज़ दिया हुआ। उम्मीद है कि बेसिक आपको क्लियर हो गया होगा, और एक बार आप इसको पढ़ लेना, क्योंकि एपीएमसी में एक्ट में कितना मंडी है, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको दिया हुआ है, डाटा के रूप में आपको कहीं काम दे सकता है। दूसरा देखो यहाँ पे, बीते वित्त वर्ष यानी 2019 और 20 में प्रत्यक्ष कर जो आया वो आया है 14.33 लाख करोड़। 14.33 लाख करोड़ के आसपास प्रत्यक्ष कर आया है, इसका संग्रह आया है इतना। कुछ दिन पहले मैं एक क्वेश्चन फिर आपसे पूछता हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना कि जो 1919-20 का जो ग्रोथ रेट है भारत का जीडीपी का, वो है 4.2%। 19-20 का ग्रोथ रेट 4.2% है। तो 19-20 का फिजिकल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा क्या है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर लिखें। देखो अब न्यूज़ पे लौटते हैं। तो ये जो है, इस क्वेश्चन में डिस्कस क्या किया गया है कि डायरेक्ट टैक्स जो घटा है, लगभग 4.92% की कमी आई है पिछले वर्ष के कंपेयर में डायरेक्ट टैक्स में। और उसका सबसे बड़ा रीज़न है कॉरपोरेशन टैक्स में कमी किया गया था। सरकार ने पिछले वर्ष सितंबर के आसपास कॉरपोरेशन टैक्स में कमी कर दिया। जो कॉरपोरेशन टैक्स 30% अब वसूलते थे, सरकार ने उसे 22% कर दिया जो पुरानी कंपनी थी, और जो नई कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए आ रही थी उसे महज 15% कॉरपोरेशन टैक्स देना पड़ता। और कॉरपोरेशन टैक्स जो है सबसे बड़ा सोर्स होता है डायरेक्ट टैक्स का, राइट। तो डायरेक्ट टैक्स का जो है सबसे बड़ा सोर्स होता है कॉरपोरेशन टैक्स, और कॉरपोरेशन टैक्स में हमने कमी की। यही कारण है कि हमारा जो है डायरेक्ट टैक्स में कमी हुआ, लगभग 5% के आसपास कमी गया। तो न्यूज़, उम्मीद है कि इससे आपको न्यूज़ क्लियर हो गया, ये न्यूज़ क्या है। काफ़ी एक्सेस डाटा दिया हुआ, लेकिन एक बार आप पढ़ सकते हो। देखो एफपीआई के मामले में एक हफ्ते में लगाए 18,589 करोड़, राइट। लगभग 19,000 करोड़ के आसपास एक हफ्ते में एफपीआई में देश को मिला है, देश में निवेश हुआ है। एफपीआई क्या होता है? एफपीआई मतलब होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, राइट। जो विदेशी निवेश होता है, विदेश के द्वारा
यानी कोई अमेरिका के द्वारा, अमेरिका की किसी कंपनी के द्वारा या अमेरिका के किसी व्यक्ति के द्वारा भारत में दो तरह से निवेश हो सकते हैं। एक निवेश तो होता है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी प्रत्यक्ष तौर पे किसी कंपनी के किसी शेयर को अगर वो परचेज कर लेता है, यानी कह सकते हो कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसमें कुछ हिस्सेदारी वो प्राप्त कर लेता है, राइट। तो इसे कहा जाता है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और एफपीआई क्या होता है, तो याद रखना एफपीआई क्या है कि नॉर्मली शेयर के माध्यम से अगर आप शेयर खरीदते हैं किसी कंपनी का, जैसे मान लो अमेरिका में कोई व्यक्ति बैठा हुआ, उन्होंने इंडिया का रिलायंस का शेयर खरीद लिया, राइट। तो शेयर खरीदना कंपनी में मैनेजमेंट अथॉरिटी नहीं होता है, यानी शेयर से आपको क्या होगा कि अप्रत्यक्ष तौर पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर रिलायंस प्रॉफिट में जाएगा तो आप प्रॉफिट में जाएंगे, रिलायंस लॉस में जाएगा तो आप लॉस में जाएंगे, राइट। तो क्लियर है। एफडीआई क्या होता है, एफडीआई में क्या होता है कि आपके मैनेजमेंट में हिस्सेदारी हो जाती है, यानी उस कंपनी के मैनेजमेंट में उस कंपनी का जो निर्णय होगा वो आपसे भी पूछ के लिया जाएगा, वहाँ होता है एफडीआई। और एफपीआई क्या होता है कि नॉर्मली एक शेयर परचेज करना होता है। चलो इसी चीज़ को हमने यहाँ पे लिखा था। इसे रेगुलेट कौन करता है, तो इसे रेगुलेट भी करता है, याद रखना, सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसे रेगुलेट करती है। तो काफ़ी संस्थान, मुझे लगता है कि आज 5 to 6 इंस्टीट्यूट के बारे में हमने डिस्कस किया। ओके, बिजनेस पेज पे अब हमारे पास कोई न्यूज़ नहीं है। देखो एक न्यूज़ है, इसके बारे में हम जरूर डिस्कस करेंगे, सीपेक को लेकर के। सीपेक के तहत पाक में रेलवे प्रोजेक्ट के लिए 7.2 अरब डॉलर की मिली मंजूरी। कौन दे रहा है, तो चीन दे रहा है। सीपेक का एक बार लोकेशन देख लो। देखो ये मैप हमारे पास, जो चीन का पार्ट, ये जो चीन का पार्ट है ये दिख रहा है आपको, कासगढ़, यहाँ पे कासगढ़ है और यहाँ पे ग्वादर है। और ये जो रेड लाइन है, रेड लाइन जो ऐसे आ रही है, इसको कहा गया है सीपेक, यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, राइट। चीन के कासगढ़ से लेकर के पाकिस्तान के ग्वादर को जोड़ेगा। ग्वादर मतलब पाकिस्तान का अरब सागर को जोड़ेगा, यानी जो चीन को इंडियन ओशन में इन करना होता था, अब महज इस रूट से इतना कम डिस्टेंस में वो इंडियन ओशन में इन कर जाएगा। इंडिया को इसको लेकर के कोई आपत्ति नहीं था, बशर्ते इंडिया को आपत्ति था ये जो है यहाँ पे, ये देखो ये जो पोर्शन है यहाँ से लेकर के यहाँ, ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो भारत का अभिन्न अंग है, पाकिस्तान के क्षेत्र में भी है, लेकिन पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर इंडिया का अभिन्न अंग है। हमारा कहना है कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर होके आपको नहीं जाना चाहिए, इस तरह से आप भारत की संप्रभुता का उल्लंघन कर रहे हैं। और यही कारण है कि भारत और चीन के बीच में एक डिस्प्यूट है। तो बस लोकेशन याद रख लेना, चीन के कासगढ़ से लेकर के पाकिस्तान के ग्वादर तक ये आपको जाएगा, राइट। ओके, देखो यहाँ भी हमें डिस्कस करना था राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में, और ऑलरेडी इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। संक्रमण के जोखिमों का पता लगाएगी एलिसा। तो याद रखना, एलिसा जो बनाया है वो स्वदेशी किट है, बस ये याद रख लेना, एलिसा स्वदेशी किट है जो कोविड-19 के संक्रमण का पता लगाएगी। चलिए आज हमारे पास इतना ही था। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।